दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद नेटवर्क मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं इसमें बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा ने सबका ध्यान आकर्षित किया हुआ है। और लगातार अगर बात करें राजनीति की, राजनीतिक क्षेत्र की, उसमें वोटर अधिकार यात्रा की चर्चा ही चारों तरफ है। चाहे कोई उसके पक्ष में बयान दे रहा हो या उसके विपक्ष में जो बयान दे रहे हैं, मतलब एक तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों के उसमें ही वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा, ये चर्चाओं के केंद्र में है। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी है, उसने बिहार में जिस तरह से प्रभाव छोड़ा है आम आदमी के ऊपर, आम लोगों के मन में जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा एक गहरे तक बैठ गया है, उसमें यह यात्रा सफलता की कहानी बयां करती है। और उसमें साथ ही इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता, चाहे वो उसमें स्टालिन रहे हों या दूसरे अन्य नेता रहे हों, उन सबकी उपस्थिति ने इस यात्रा को एक बड़ा एक विस्तार पूरे देश के अंदर दे दिया है। और साथ ही आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। तो अखिलेश यादव की उपस्थिति से इसके क्या मायने हैं, अगर हम बात करें यूपी में क्या संदेश है, बिहार में उनका शामिल होना इस यात्रा के अंदर, क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कुछ बातें या यात्राएं कुछ आने वाले समय में हो सकती हैं? तो तमाम ऐसी चर्चाएं लगातार राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हैं। और अखिलेश यादव, राहुल और तेजस्वी यादव के साथ जो इस यात्रा में जुड़े हैं, तो इस तिकड़ी ने बिहार में ऐसा लगता है कि आज माहौल बना दिया है और माहौल में और इजाफा कर दिया है जो इस यात्रा के पक्ष में था। इसके जो राजनीतिक निहितार्थ है, राजनीतिक मायने क्या है, कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को लेकर और क्या सोच रही है, जिस तरह से रेस्पॉन्स एक आम आदमी का इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़ता दिखाई दिया, तो कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को कहां तक ले जाने की सोच रही है, इस मुद्दे को कैसे वो और आगे बढ़ाएगी, उसके क्या प्लानिंग है, उसके क्या कार्यक्रम है, इसी पूरे वोट चोरी के जो मुद्दे को गरमाए बना रखने के लिए। इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी इस चर्चा में शामिल होंगे। परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस पार्टी के इन- प्रवक्ता है और विभिन्न डिबेट चैनल्स पे अपना वे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। अभिमन्यु जी, क्या लगता है अगर वोटर अधिकार यात्रा को की बात करें, जिस तरह से इसकी रूपरेखा बनाई गई और बिहार ही चुना गया, बिहार क्यों चुना गया, एक तो पहली बात ये, दूसरा आम आदमी का जो समर्थन इस यात्रा के साथ जुड़ता दिखाई देता है, उसने इस यात्रा को तो सफलता उसकी निश्चित कर दी है और कहानी भी बिहार की राजनीति में इस यात्रा ने अपने बहुत मजबूती से लिख दी है। तो क्या लगता है वोटर अधिकार यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इस यात्रा जब आज एक तारीख हो गई है, इसकी सफलता को किस तरह से आप देखते हैं, और आने वाले समय में इस यात्रा के और किस तरह से कार्यक्रम आप आगे बढ़ाएंगे? क्या लगता है कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है इस यात्रा को लेकर और आगे आने वाले समय के कार्यक्रमों को लेकर? देखिए प्रशांत जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और सभी ऑडियंस को भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए प्रशांत जी, क्या है कि लोकतंत्र में देखिए कहाँ विपक्ष के नेता कहाँ सवाल उठाएंगे, सदन में। लेकिन जब सदन में आवाज उठाने की जहां बात आती है तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, डिसमिस कर दिए जाते हैं सांसद, और बोलने नहीं दिया जाता, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो हमारे पास एक ही फिर स्टेप बचता, वो है कि जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखना। महाराष्ट्र चुनाव में जो बात पकड़ में आई, वो बात अब यहां ना दोहराई जाए बिहार में, वोट चोरी की। वोट चोरी ये है कि एक घर में 200-200 वोट बना गई, एक ही आदमी के 80-85 बच्चे हो गए, और एड्रेस नहीं है, जीरो एड्रेस पे मकान बना दिए, फॉर्म 16 का दुरुपयोग कर दिया गया। तो इस तरह से तमाम जो साजिशें रची जा सकती थी, चाहे एड्रेस को लेकर, चाहे एक ही घर में दुबे जी भी रहते हैं, वहीं पीटर जॉनसन भी रहते हैं, वहीं अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं एक ही कमरे के मकान में, तो वो संभव नहीं है ना। वो सारी बातें सामने आ गई, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा डिजिटल इंडिया है, हमको डिजिटल तौर पे आप डाटा दे दीजिए। डाटा इन्होंने दिया नहीं हमें, तो अपने संसाधन, क्योंकि सीमित संसाधन है हमारे पास, एक लोकसभा क्षेत्र हमने पकड़ा, वहां से विधान के करीब फर्जी वोट निकल कर सामने आई। उन्हीं वोट को लेकर ये बिहार में ना साजिश रचते हम लोग मैदान में आ गए। और राहुल गांधी जी ने तो पहले भी भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ लेकर गए। और आप देखें बिहार में भी जनता क्यों पसंद कर रही है, वोट चोरी तो है ही है। असल मुद्दा जो है रोजगार का, शिक्षा का, चिकित्सा का, किसानी का, जो असल मुद्दा है, वो असल मुद्दा जनता, देखिए जनता 5 वर्ष पीड़ित रहती है इनसे। असल मुद्दा अब की बार हावी है। जो भावनात्मक मुद्दे थे, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद,
वो साइड में इसी जनता ने रख दिया, जो जनता ने इनको थोड़े पल के लिए सराहा, क्योंकि इन्होंने झूठ प्रपंच के सहारे सत्ता तो पा ली और जनता के किसी काम नहीं आए। हम तो हमारे दो के सिद्धांत के तहत ये दोनों लोग, मोदी जी और अमित शाह जी, और इनके चंद करीबी जो पूंजीपति 2 से 4 अडानी जी और उनके समकक्ष अलग अलग लोग, जहां अमेरिका तक में भी जिन पे जांच चल रही है, तो ऐसे लोगों के हाथ में पूरा देश दे दिया। और आमजन जो है, जो वो गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास गरीबी की तरफ तरफ जा रहा है। कोई पॉलिसी नहीं, यूथ के लिए कोई रोजगार की बात नहीं। कहाँ 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, कहाँ कहते हैं कि एमएसपी देंगे, तो कृषि प्रधान प्रदेश भी है बिहार। तो जो सब बातें पब्लिक के सामने है, और देखिए मोबाइल इतनी बड़ी चीज है, सब बातें बिल्कुल सामने रहती है, अब जनता बोलती नहीं है। तो वो लोग जो सड़क पे आ रहे, बिना पेड पेड नहीं है वो, एक भी पेड भीड़ नहीं है, वो पैसे ही नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। तो भाजपा वाले के तो पसीने आ जाते हैं, पब्लिक नहीं आके देती। तो प्रधान को, बीडीसी मेंबर को, जिन पे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती है उनको, जिला पंचायत सदस्यों को, विधायकों को, अपने पार्टी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सबको जैसे तैसे ये आशा बहनों को, सब पे पैसे डाल डाल के भीड़ बढ़ते हैं। लेकिन जब भी 20-30-50 हजार से ऊपर भीड़ नहीं पहुंचती, लाखों लाखों भीड़ पहुंच रही है। ऐसा लगता है जैसे बिहार में कुछ क्रांति होने जा रही है, और क्रांति ऐसी नहीं, बिन बुलाए भी लोग आ रहे हैं, जिनको जानकारी हो रही, वो सिर्फ इसलिए कि समर्थन देने के लिए कि हम आपके साथ है। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये देश की लड़ाई है, और इस देश की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जी, जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आम आदमी के जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो या महँगाई का मुद्दा हो, उसपे कहीं न कहीं सरकार अनदेखी करती है और जो आम आदमी सरोकार है, उसकी अनदेखी लगातार सरकारी स्तर पर हो रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी की जो यात्रा है और जैसे आपने कहा कि विधानसभा की जो वोटिंग का जो गड़बड़ था, झाला है, वो पेश किया। और ये भी चर्चा है कि हरियाणा को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार कार्य कर रही है। वहाँ के जो आंकड़े हैं वोट के, उसको लेकर भी पूरा एक विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। क्या उस तरह की कुछ चीज़ें जल्दी राहुल गांधी के स्तर पर उन चीज़ों को सामने लाया जा सकता है, जैसे कर्नाटक की विधानसभा को लेकर किया गया? क्या मतलब क्या प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को लेकर हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा ऐसा राज्य रहा जहाँ पे एक सामान्य सोच ये बन गई थी कि शायद वहाँ सरकार बदलने जा रही है बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी सरकार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अनुरूप वहाँ परिणाम नहीं आए, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के पूरे जो वोटिंग जो आंकड़े हैं उसको लेकर भी कुछ अपनी बात सामने रखे? ठीक है, निश्चित तौर पर जहां जहां चुनाव हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। ये लोग सत्ता में बैठे हैं, काम कर नहीं रहे हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकार भी इनकी रही है। जहां जहां राज्य सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है। मीडिया का एक वर्ग जो पेड मीडिया नहीं है, जो जनता का मीडिया, वो लगातार छापता रहा, किए जा रहे हैं। सर्वे कंपनी बताती रही, अलग अलग जो भी सर्वे होते रहे, प्री पोल के दौरान भी, वोट पड़ गई उसके बाद भी, आफ्टर पोल भी किए जा रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट निकलता है, जिस दिन काउंटिंग होती है, उस दिन क्या होता है? ऐसी महाराष्ट्र का उदाहरण इसीलिए हमने दिया कि वहां लोकसभा चुनाव में जितनी वोटें थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव में वोट इतनी बढ़ गई कि उतने वहां 18 साल का नौजवान भी नहीं हो पाया, इतने बच्चे नहीं पैदा हो पाए, करोड़ों वोट इन्होंने बढ़ा दी। और वो वोट उन उन विधानसभा चुनाव में वहां वोटिंग पड़ी है जहां भाजपा की जीत हुई है, और वो बहुत मिनिमम डिफरेंस के साथ हुई है। आखिरी के समय में वोट परसेंटेज बढ़ गई शाम को 5-5:30 बजे के बाद। तो ये लगातार ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब तो चुनाव आयोग देगा। लेकिन जब हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देने लगती है, यानी दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और भाज- और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जांच क्यों नहीं करा देना चाहता? हलफनामा हलफनामा दीजिए, हलफनामा दीजिए। जब संविधान की शपथ ली हुई है सांसद ने, और सदन में बात रखी जा रही है, आप कितने हलफनामा लेंगे? समाजवादी पार्टी की तरफ से मिले हैं ना आपको हलफनामा? कितने हलफनामे चाहिए आपको? आप कुछ नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के क्या कर रही है, जो सारी जो संस्थान है, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है, उन पे अपना कब्जा कर रही है और विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, अपने चंद पूंजीपतियों को लाभ देने का काम कर रही है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। अब देखिए चुनाव आयोग भी यही काम कर रहा है।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है जी। हाँ, अब आई, अब आई। हाँ जी। बीच में म्यूट हो तो जाती मैं है। ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा ही नहीं, जहां जहां चुनाव हुए, कर्नाटक का भी हमने इसलिए उठाया, ये लोग तो कहने लगे कि वहां तो आपकी सरकार बनी है, तो सरकार तो बनी है हमारी, लेकिन घोटाला तो वहां भी है ना आपका। एक एक इंसान की देश में 4 4 5 जगह वोट है और वो कह रहा है मैं वोट डालता हूं। इसका क्या क्या मतलब हो गया फिर? इसका तो कोई मतलब नहीं रहा ना। इंसान वोट डाल रहा है, वोट उसकी बनी हुई है, तो जांच तो हो जानी चाहिए ना। हमने कहा हमें डाटा दे दीजिए, तो डिजिटल तौर पे डाटा आप हमारे पेन ड्राइव में दे दीजिए, हार्ड डिस्क में दे दीजिए, लेकिन नहीं दे रहे। अब हमको तो सारे वो एक कमरा भर जाएगा एक विधानसभा में, इतनी बहुत बड़ा मकान चाहिए, उसको एक एक आदमी वेरीफाई करेगा, कितने लोग लगेंगे। अब जो डिजिटल डाटा दे दें तो पूरे देश का एक साथ आ जाएगा निकल के, 10 मिनट का काम है फिर वो। लेकिन नहीं देंगे ना। कहाँ डिजिटल इंडिया की ये बात करते हैं, कहाँ खुद डेटा में हेराफेरी कर रहे हैं ये लोग। जी, अच्छा अभिमन्यु जी, एक बात और है कि जो अगर अखिलेश यादव की बात करें, आज उनकी उपस्थिति भी रही है, तो ऐसे में हमने यूपी के जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें देखा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने वास्तव में यूपी में कमाल किया। जितनी क्योंकि ऐसी उम्मीद थी कि इतनी बड़ी सीटें यूपी में पूरा इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है, लेकिन बड़ी सफलता मिली। तो ये विधानसभा चुनाव भी आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो समन्वय है दोनों के बीच में लगातार बना हुआ है, जब पार्लियामेंट में हम देखते हैं दोनों के बीच में बहुत अच्छी बाउंडिंग दिखाई देखते हैं, स्पीच में एक दूसरे का कहीं ना कहीं सपोर्ट भी उनका रहता है, और समर्थन में आपस का जो बॉन्डिंग है, जो आपस का समन्वय है, इस यात्रा के अंदर भी दिखाई दिया। तो यूपी का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी क्या गठबंधन बना रहेगा दोनों पार्टियों में? सीट शेयरिंग पे जो मतभेद है, क्या उनमें आराम से समय से पहले उसका सोल्यूशन निकल जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूँ, कांग्रेस पार्टी की पक्ष रखूंगा। कोई भी दल चाहता है कि उसका दायरा बढ़े, संगठन मजबूत हो। हम संगठन मजबूत पर काम कर रहे हैं। अभी हमारा 100 दिन का संगठन सर्जन कार्यक्रम चला है, हम गांव बूथ तक पहुंच गए, और देश का एकमात्र ऐसा संगठन कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सामाजिक न्याय के तौर पर काम किया। हमने अपने 133 जिला महानगर और नगर अध्यक्षों को हमने क्या दिया? हमने आरक्षण दिया। पिछड़े का, अति पिछड़े का, दलित का, महिला तक को आरक्षण दिया हमने। देश की अकेली पार्टी है, देश की अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने जिला और महानगर की जो कमेटी है उसमें आरक्षण दिया है। तो हम सामाजिक न्याय को लेकर आगे चल रहे हैं, जो संकल्प रायपुर अधिवेशन में लिया। मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम संगठन मजबूत कर रहे हैं, तो हमारी जो मजबूती होगी उसमें जब सीट बार्गेनिंग की बात आएगी तो हमारी सीटें भी बढ़ेंगी। तो अब मैं चाहते हैं जब दोस्ती हो तो बराबरी पर हो। तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो एज अ कार्यकर्ता की जो आवाज है वो ये है कि बराबरी पे चुनाव लड़ा जाए। तो हम बराबरी पे तब लड़ पाएंगे जब हम यहाँ अपनी ताकत दिखाएंगे। ताकत निश्चित तौर पर अजय राय जी और अविनाश पांडे जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाती है। अच्छा, ये मुद्दा बिहार में भी चर्चा का है कि बिहार में भी जिस तरह से पिछले विधानसभा की बात करें, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटों पर लड़ा, अगर जीत का वो परसेंटेज देखें तो काफी कम रहा है। तो ये भी बात लगातार आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार उतना अडिग नहीं रहना चाहिए कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। जो विनिंग सीट हो सकती है या विनिंग जो इक्वेशन बन सकती है, उतनी सीटों पर वह लड़े। कहीं भी सीटों के तो वहाँ बिहार में भी क्या लगता है कि कुछ ऐसा प्रैक्टिकल फार्मूला कांग्रेस पार्टी अपनाएगी, या मैक्सिमम सीटों पर लड़ने की दावेदारी उनकी बनी रहेगी? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, अगर देश भर में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कोई आवाज आखिरी दम तक उठती है तो वो राहुल गांधी की आवाज है। अगर कोई दल आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ आखिरी दम की लड़ाई लड़ता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, ये सब लोग जानते हैं। और सब लोग ये भी जानते हैं अगर किसी पे सबसे ज्यादा संसाधन है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, सबसे ज्यादा जड़ें हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी को तालमेल में, आपस तालमेल में बराबरी का जितना मिलेगा उतनी मजबूती से जनता भी साथ मिलकर हमें वोटिंग करेगी। क्योंकि बड़े मुद्दे हैं, बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, रोजगार मिलेगा, बड़ी पॉलिसी बनाने वाले काम किए हैं। इस 70 साल के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने नींव रखी थी, उस नींव को ये तोड़ने का, जो इन्होंने नींव खोदने का काम किया, मैं ये कहूंगा नींव जो खोद रहे हैं ये आज भी कांग्रेस पार्टी की जो संस्थाएं बनाई हुई है उनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो बिहार की बात नहीं है, तमाम देश भर में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, और बराबरी पे इज्जत के साथ गठबंधन जहां जहां हो रहा है वहां आवाज कांग्रेस की और हमारे गठबंधन की सरकारें आ रही।
अच्छा अभिमन्यु जी, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से बात करें, जितनी मेहनत अगर हम देखते हैं जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, प्रियंका हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इतनी उम्र के बाद भी वह काफी एक्टिव रहते हैं, काफी मतलब मुखरता के साथ वह केंद्र सरकार का या तमाम विपक्षी जो उनके कांग्रेस पार्टी विपक्ष की जो सरकार है उनका विरोध करते हैं, क्योंकि उम्र भी बड़ी है उनकी, एक बुजुर्ग नेता है, पार्टी के बड़े नेता हैं। तो अगर हम देखें ग्रास रूट पर उतनी मेहनत करते हुए कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता कम दिखाई देते हैं। सड़कों पर वह संघर्ष करते नहीं दिखाई देते जितना संघर्ष सड़कों पर राहुल गांधी कर रहे हैं। लगातार यात्राओं के द्वारा लोगों के बीच रहते हैं, मुखरता के साथ कांग्रेस बीजेपी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं। वोट चोरी जैसे मुद्दे पर इतनी मुखरता के साथ वह इतना आक्रामक होकर विरोध कर रहे हैं कि हम देखें कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में या अगर ज्यादातर क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन सड़कों पर उतना मुखरता के साथ नहीं दिखाई दे रहा। तो असली आवश्यकता कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने की, संगठन को सक्रिय करने की है। ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लाने की आवश्यकता है जो संगठन की बातों को सड़कों पर और लेकर हर मंच पर अच्छी तरह रख सकें, मजबूती से रख सकें। क्या लगता है आपको असली आवश्यकता उस बात की है कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि नेतृत्व के देखिए सबसे द्वारा तो मेहनत, जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तो मेहनत करते हम देखते हैं, लेकिन ग्रास रूट पर उसको कैश करने वाले वो कार्यकर्ताओं का समूह कहीं कांग्रेस पार्टी में कम है। क्या लगता है आपको, कमजोरी पार्टी की है वो? देखिए, अब आज आपने मौजूदा दौर में जो बात करी, माननीय खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम जो शीर्ष आला कमान है, वो सब नजर में है। कारण ये है लगातार यात्राएं चल रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और वो बात ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, अविनाश पांडे जी भी लगातार प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं। और इसके अलावा आज भी मेरठ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लोअर टेंडर को लेकर, गाजियाबाद में थी, पूरे प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके अलावा सारे जो तमाम जन विरोधी जो नीतियां हैं, जन विरोधी जो काम है सरकार के, उनको अगर घेरने का काम कोई विपक्ष का दल कर रहा है प्रशांत जी, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की अकेली ऐसी पार्टी है जो इस समय सड़क पर है। हाँ, मैं आपकी बात में आप एक बात जरूर मानूंगा, वो दिख नहीं रहे हैं इतने। कारण क्या है, छाप नहीं रहे हैं अखबार वाले। वो अखबार वाले जो पेड मीडिया में आते हैं वो नहीं छापते। कारण है क्योंकि जनता के मुद्दे हम उठाएंगे, जनता के मुद्दे हमने उठाए तो वो पब्लिक पढ़ेगी तो सेंटिमेंट्स बदले जाएंगे। सब जो चैनल्स हैं उन्हें किसने ले लिया, मोदी जी के दोस्तों ने। तो वो टीवी चैनल पे क्यों दिखाएंगे, अखबार में क्यों दिखाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, ये तो बहुत बड़ा टूल है सोशल मीडिया। किसान आंदोलन जो चला पूरा सोशल मीडिया से चला, भारत जोड़ो यात्रा कहां से चली, सोशल मीडिया से चली। तो तमाम जो यूट्यूब चैनल है, तमाम जो सोशल नेटवर्किंग की साइट्स है, वो सब हम लोगों को दिखा रहे हैं, जनता के मुद्दों को दिखा रहे हैं। उनमें रीढ़ आज भी बची हुई है प्रशांत जी, और रीढ़ के कारण ही ये देश बचा हुआ है। तो किसान की कमेरे की जो अगर बात कही है, तो वो आज भी उस रीड वाली मीडिया के थ्रू हमारी बात पहुंच रही है। कार्यकर्ता बात कर रहा है, जगह जगह पहुंच रहा है। आप देखें, दलितों पर अत्याचार होता है, कांग्रेस पार्टी पहुंचती है। अगर कहीं मर्डर हो जाता है, वहां कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन पहुंच रहा है। कहीं भी कोई भी अन्याय है पूरे प्रदेश भर में, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, हर जगह कोई भी घटना घटित होती है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो बड़ा मामला होता है, हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन हर जगह हर डेलीगेशन पहुंच रहा है। कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष, लोकल बॉडी, इसके अलावा सेक्रेटरी जो इंचार्ज है, प्रदेश महासचिव जो इंचार्ज है, सब पहुंचते हैं। तो हम लोग लगातार जनता के टच में है और जनता को अपनी बात बता रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर पूर्व में ऐसी बातें भी आई, संगठन हमारा कमजोर रहा, और उसके बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि चंद पूंजीपति जो है मोदी जी के दोस्त, उन्होंने इतना बड़ा फंडिंग वहां कर दी कि उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा कराया कि हमारी बात तो झूठी लगे कि हमने 70 साल में आईआईटी, आईएम, इसरो तमाम संस्थान बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, हाईवे बनाए, सैटेलाइटें बनाई, और ये आकर झूठी बातें करने लगे और झूठ को सच मान लिया था पब्लिक ने। लेकिन अब पब्लिक ने इनके झूठ का नकाब क्योंकि उतर चुका है। अमेरिका कहता है, क्या कहते हैं ट्रम्प, कि उन्होंने, अब तो वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड ही ना बन जाए, इतनी उन्होंने मध्यस्थता कर दी, बार बार कहते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकालते उनके खिलाफ। शी जिनपिंग को झूला झुलाते हैं, लेकिन वो आकर पाकिस्तान की मदद करता है। तो आप देखें कि क्या पॉलिसी है। अमेरिका लताड़ता है तो चीन के पास, चीन लताड़ता है तो जापान के पास, कहीं कोई तवज्जो नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिल गया कि सेना हमारी जीत गई और विदेशी पॉलिसी हार गई। एक भी देश आके खड़ा नहीं हुआ, और ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां शायद मोदी जी ना पहुंचे हो, लेकिन ये देश के लिए नहीं जाते, ये बात निकल के आ गई।
ये अपने चंद पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए जाते हैं, उन्हें ठेके टेंडर दिलाने जाते हैं। इसका मतलब यही माना जाएगा ना। तो सवाल जो है वो अब जनता के पास है। आज जब गेंद है वो जनता के पास है। बिहार में चुनाव है, बिहार की जनता इनसे सवाल पूछ रही है। उसका सवाल का कारण यह है कि हर वर्ष लाखों नौकरियां रेलवे में निकलती हैं। बिहार का नौजवान नौकरी लेने के लिए मेहनत करता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान सुबह 4 बजे उठता है, दौड़ लगाता है फौज में भर्ती के लिए, इन्होंने अग्निवीर दे दी। वहां रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं। तो अब जब रोजगार मिलेगा ही नहीं तो नौजवान करेगा क्या, आप देखें। तो वो सवाल जो है, सवाल तो जू का तू खड़ा रहता है, बेशक ये सत्ता पा लेते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, स्कूल की एजुकेशन की फीस देते हुए पसीना आता है माँ बाप को, और हेल्थ के बिल बढ़ते जा रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी इतनी महंगी लगा रखी है, हर जगह चारों ओर हाहाकार है, लूट मचा रखी है। उस लूट का जो उदाहरण है वो अब जनता सड़क पे आकर वहां दे रही है, बिहार। जी, जी। जब जनता बिहार में सड़क पर आकर उसका जवाब दे रही है, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। लेकिन साथ ही दूसरी बात, जैसे मैं संगठन की बात कर रहा हूँ फिर दोबारा से आपसे, कि पन्ना प्रमुख तक बीजेपी ने संगठन में अपने कार्यकर्ताओं को बना रखा है। तो एकदम बिल्कुल ग्रास रूट पर, बिल्कुल कर कहने अंतिम पायदान का जो कार्यकर्ता, जो बूथ पे खड़ा है उनका कार्यकर्ता, उनका पन्ना प्रमुख तक उनका एक्टिव है। ऐसे में जो पूरा वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी उठा रही है, उसी काट के लिए तो ये आवश्यकता है कि जो वोटर लिस्ट बनती है, तमाम तरह के जो बीएलओ घूमते हैं, या उसमें हम देखते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ही के साथ घूमते हैं, या उनके वोट बनवाने में, काटने में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उस वोटर लिस्ट को अपडेट कराने में बहुत कम जगह दिखाई देते हैं। कि वोटर लिस्ट को अपडेट कराने में वह, या जो नए वोटर बने हैं, जो 18 वर्ष की उम्र क्रॉस करके उसमें वयस्क बने हैं, उनकी नई वोट बनने में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उतनी भूमिका उनकी नहीं दिखाई देती है। तो जब तक आप उस ग्रास रूट पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव नहीं करेंगे, मजबूती से खड़ा नहीं करेंगे, पन्ना प्रमुख की तर्ज पर पूरे आपका एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता नहीं सक्रिय होगा, तो आप कैसे काट कर पाएंगे बीजेपी के संगठन की? क्या लगता है आपको? देखिए देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी जी का संकल्प, वो संकल्प ये है कांग्रेस कैडर की पार्टी बने और जिम्मेदारी तय हो, हम जिम्मेदारी से ना भागे। तो गुजरात में जो फॉर्मूला लागू करा वही उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। वो फॉर्मूला ये है कि हम पंचायत तक पहुंचे, बूथ तक पहुंचे और जिम्मेदारी तय हो जाए। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम संगठन सर्जन कार्यक्रम दिया। और हम भी बूथ पे कार्यक्रम, हमारी भी बूथ की मॉनिटरिंग चालू हो गई है। नहीं होती तो राहुल गांधी जी के पास लिस्ट ही नहीं पहुंचती। आप देखें तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अब हो क्या रहा है, तमाम ऐसी ऐसी फेसबुक पे, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी वीडियोस, फोटोज ऐसी आने लगी है कि देखिए हमारे बूथ पर या हमारे गांव में ये वोट फर्जी बनी हुई हैं, ये बाहर रहते हैं, या इनकी 4-4 वोट है, डुप्लीकेट वोट है। तो ये सब सवाल अब सामने आने लगा है। उसका कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी अब गांव में संगठन सर्जन के थ्रू पहुंच गई है। अब हमें जो मौका मिलेगा वो चुनाव में ही देखिए साबित होता है। पंचायत चुनाव आएंगे, उसमें दो दो हाथ होंगे, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भागती हुई दिखेगी। और अब विधानसभा चुनाव में भी यही हाल होना है। और टेक्निकली देखें तो इंडिया अलायंस की सीटें इनसे फालतू हैं। तो ये बहुमत तो अभी खो चुके हैं। और बहुमत इनके पास है ही नहीं लोकसभा का, कहां दावेदारी कर रहे थे 400 पार 400 पार। वो तो देश की जनता, भोली जनता है, वो लेट समझ पाई। क्योंकि इन्होंने पेड मीडिया चैनल के थ्रू, पेड आर्टिकल्स के थ्रू, पेड सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू इन्होंने गुमराह किया, बहुत लंबा गुमराह किया। दावा क्या हुआ, खुश हो गया, बहुमत भी नहीं है। इसीलिए तो कानून लेकर आए हैं प्रशांत जी ये, कि मुख्यमंत्री को सजा, अगर जेल गए हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे 1 महीने बाद। इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि डर होने लगा है, विद्रोह होना लाजमी है। और विद्रोह हो गया तो सरकार चली जाएगी। तो बिहार, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, बिहार चला गया इनके हाथ से तो केंद्र की सरकार भी जानी तय है। ये बात अब चर्चाओं में है। इसीलिए इनके चेहरे उतरे हुए हैं। इसलिए ये भी पूरी बाजी लगाने को तैयार है। इसलिए बार बार भागवत जी के भी बयान चुनाव के समय अब लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि भागवत जी के बयान में और तमाम तरह के जो कहीं न कहीं समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं राजनीति में लगातार, और जो वर्तमान चुनौतियाँ हैं सरकार के सामने, वह तो बड़ी होती जा रही हैं। अच्छा, आपने पंचायत चुनाव की बात करी, यूपी की अगर बात करें हम, यूपी में पंचायत चुनाव की जो वो बताया आपने कि कांग्रेस पार्टी तैयार है लड़ने के लिए मजबूती से। ऐसे में समाजवादी के साथ या कुछ ऐसे और दूसरे अलायंस पार्टनर को ढूँढा जा सकता है, और गठबंधन के तहत पूरा पंचायत चुनाव लड़ा जा सकता है?
कुछ ऐसी चर्चाएं पार्टी के अंदर या कुछ संभावनाएं ऐसी, या कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है? जी प्रशांत जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अकेले पंचायत चुनाव लड़ेगी। उसका कारण ये है, पंचायत चुनाव लोकल बॉडी का चुनाव होता है, फिर हमारा कार्यकर्ता जाएगा कहाँ? विधानसभा लोकसभा के लिए तो गठबंधन है, लेकिन पंचायत चुनाव में अगर गठबंधन हो जाएगा तो हमारे कार्यकर्ता, जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, मायूस हो जाएंगे। जब विधानसभा में भी गठबंधन है, लोकसभा में भी गठबंधन हो जाएगा, कार्यकर्ता तो परेशान हो जाएगा। परेशान हो जाएगा तो वो घर बैठ जाएगा। तो क्रियाशील संगठन रखने के लिए देखिए, चुनाव लड़ना तो बेहद जरूरी है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि हम पंचायत चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। जी, ठीक है। कार्यक्रम के अंत में आते हैं, और अंतिम प्रश्न जो इस समय लगातार इसने राजनीति की मुख्य एकदम से 2 दिन से लगातार चर्चा में चल रहा है कि अभद्र भाषा का जो उपयोग राजनीति में लगातार हो रहा है। और अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी अभद्र टिप्पणी वो सामने आई है। उसमें भी तमाम तरह के विवाद हो गए हैं, और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह बीजेपी ने पूरे उनके पूरा वो जो संगठन है या तमाम जिस तरह का पूरा सिस्टम उनके पास है, बड़ा उन्होंने राहुल गांधी पे हमला बोला और राहुल गांधी से माफी की मांग की। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं बीजेपी के नेताओं के, जहां पे राहुल गांधी या गांधी परिवार को लेकर बड़ी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। तो राजनीति में जो अभद्र भाषा का उपयोग है, अभद्र जो इस तरह से व्यवहार का लोग मर्यादित आचरण का एक दूसरे के प्रति जो शो करते हैं, वह कहाँ तक उचित है? क्या राजनीति में मर्यादा बनी रहनी चाहिए, गरिमा बनी रहनी चाहिए? राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन अभद्रता, अभद्र टिप्पणी या परिवार को लेकर ऐसी अश्लील टिप्पणियां किया जाना, ये इसका विरोध पार्टी स्तर पर क्या करेगी पार्टी? कि ऐसे विरोध की ऐसी टिप्पणियों को कोई उचित मंच पार्टी में नहीं दिया जाएगा? ऐसे नेताओं को कड़ा सबक सिखाया जाएगा ऐसे भाषा बोलने वालों को? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहली बात यह है कि जो अभद्र टिप्पणी की जो बात है बिहार चुनाव के दौरान, तो ना तो वहां राहुल गांधी जी थे, ना हमारा शीर्ष नेतृत्व था, कोई नहीं थे मंच पे। पता नहीं कौन लोग आए और वो पकड़े गए बाद में, वो भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। और अलग अलग फोटो भी उनकी वायरल हो रही है, क्योंकि भाजपा को हार दिख रही है। और ये देखिए, चलता है साम दाम दंड भेद। उन्हें है कि बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी तुम चुनाव में रहो, कैसे भी तुम चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव में भी नहीं टिक पा रहे हैं, चुनाव में भी नहीं है इस समय, हमारा चुनाव इनसे है ही नहीं, तो इन्हें रहना है वहां। तो अब इन पे यही मौका बना है। और जहां तक देखिए कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारी तो सबसे ज्यादा संस्कारी पार्टी है, माँ को सम्मान देने वाली हमारी पार्टी है। नेहरू जी से आज तक राहुल गांधी जी तक और प्रियंका गांधी जी तक, अगर सबसे ज्यादा बदनाम किया है इन्हें किसी ने, तो वो भाजपा के लोग हैं, इनके आईटी सेल के लोग हैं। नेहरू जी के लिए, उनकी माता जी के लिए, उनके परिवार के लिए क्या क्या कहते हैं, मुसलमान तक बता देते हैं। सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या बात कह देते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए भी कितनी, मैं ऐसी ऐसी बातें कहती है, मैं खुद नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हमारी भी मर्यादाएं हैं। लेकिन इनकी तो कोई मर्यादा नहीं है, ये तो सोशल मीडिया में लिखते हैं, बोलते हैं, खुले मन से गालियां देते हैं, और फिर आदर्श की बात करते हैं। इनका कहाँ बचा है आदर्श? इनकी कोई नैतिकता नहीं है। और ये बौखलाहट है, अपने लोगों को भेज के प्रोपागेंडा कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। वो पकड़ा जा चुका है जो नारेबाजी कर रहा था। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री तो सम्मानित है, तो यहाँ सम्मान दिया जाता है, सम्मानित पद है, और बड़े हैं उम्र में। कभी उनकी माँ के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने किसी मंच से नहीं बात की। पर मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, ये तो सबको गाली देते हैं। शशि थरूर की वाइफ के लिए भी ये गाली दे रहे थे, सबको गाली देते हैं। तो ये दुनिया भर के जो तमाम लोग, तमाम विचार जो है, जो इनको पसंद नहीं है प्रशांत जी, कांग्रेस की विचारधारा इनको पसंद नहीं है, तो उनको ये गालियां ही देते हैं, उनको कोसते हैं, और उनको चरित्र के ये हनन करते हैं। और कोई भी हो, इस तरीके की नीति हो, कोई भी बात हो, मैं ये कहता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं, जो भी गाली गलौज हुई या हो रही है या होती है। लेकिन इनका जमीर क्या बोलता है? ये तो बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी गाली दो, प्रोपागेंडा फैलाओ, चारित्रिक टिप्पणी करो, उन्हें झूठा फंसाओ, सीबीआई ईडी भेजो, डराओ, और डराकर अपनी पार्टी में चाहे शामिल कर लो, काम का है तो, भ्रष्टाचारी हो तो उसको भी ले लो। तो इन्हें तो यह है कि बस सत्ता पानी है और कुछ नहीं। जी, जी। जैसा आपने कहा कि ठीक बात है, राजनीति में आचरण जो है मर्यादित रहना चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अगर उसमें अभद्र भाषा या अभद्र आचरण किया जाएगा, तो वह नुकसानदायक राजनीति के लिए भी और समाज के लिए भी है।
और जैसा आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, बताया कि कांग्रेस पार्टी के क्या कार्यक्रम आने वाले समय में और किस तरह से संगठन का वह विस्तार कर रही है, ग्रास रूट तक जा रही है। तो इसका जो परिणाम है, वह आने वाले समय में पता चले कांग्रेस पार्टी अपने कितना सफल हुई संगठन का विस्तार करने में, नए कार्यकर्ता को जोड़ने में, नए वोटरों को अपने साथ जोड़ने में। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा है, उससे तमाम हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ा रही है, अपने कार्यक्रमों को, अपनी नीतियों को लेकर बढ़ रही है। और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला और अपना पक्ष रखा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहें। एक आग्रह और हमारा कि आप देखेंगे नीचे ज्वाइन का बटन होगा। आप ज्वाइन पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। अपना सहयोग हमें निरंतर देते रहिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें प्रतिक्रिया अवश्य लिखिए, उससे भी पता चलेगा कि हमारी चर्चा आपको कैसी लगी और किस तरह की आप आने वाले समय में चर्चा हमसे चाहते हैं, उस तरह का भी कुछ हमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे आपके सजेशंस पे चर्चा करें, आगे बढ़ें। और आपका पुनः फिर मैं एक बार फिर आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे चैनल की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का पुनः आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।